डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, आज आप लोगों को ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एगनेथा के बारे में बताऊंगी। एगनेथा में दो क्लासेस आती हैं, ऑस्ट्रेकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, एगनेथा एक डिवीज़न है। सब फाइलम वर्टिब्रेट्स में दो डिवीज़न्स आते हैं, एगनेथा तथा ग्नैथोस्टेमेटा। ग्नैथा शब्द जॉस के लिए यूज़ किया जाता है। ए मीन्स एब्सेंट, ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉज नहीं होते, जॉलेस एनिमल्स को एगनेथा डिवीज़न में इंक्लूड किया जाता है। द सेम डिवीज़न sometimes called monorhina, as the name implies, have a single median nostril. कई बार इस डिवीज़न को मोनोराइना भी कहा जाता है। राइना ये शब्द नोस्ट्रिल के लिए यूज़ करते हैं और मोनो मीन्स सिंगल, क्योंकि इन एनिमल्स में सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल होता है, इसलिए इस डिवीज़न को मोनोराइना भी कहा जाता है। दिस डिवीज़न comprises the most primitive non-vertebrates belonging to the two classes Ostracodermi and Cyclostomata. यह डिवीज़न सबसे प्रिमिटिव ज्ञात वर्टिब्रेट्स से बना है। इसमें दो क्लासेस इंक्लूड होती हैं, ऑस्ट्रेकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा। General characters. These are fish-like vertebrates with a single median nostril, with a mouth consisting of a round opening without hinged jaws, without paired fins, and with relatively primitive brain, heart, kidneys, and many other structures. ये फ़िश लाइक वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल होता है, जबकि बाकी सभी हायर वर्टिब्रेट्स में पेयर्ड नोस्ट्रिल्स उपस्थित होते हैं। इनमें माउथ होता है जो कि राउंड ओपनिंग या गोलाकार ओपनिंग के रूप में होता है, जिनमें जॉज नहीं होते। इन एनिमल्स में पेयर्ड फिन्स नहीं होते। इनमें रिलेटिवली प्रिमिटिव ब्रेन होता है, प्रिमिटिव हार्ट, प्रिमिटिव किडनीज और सभी दूसरे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रिमिटिव या प्राथमिक होते हैं। दे आर रिगार्डेड एज क्लोजर टू द एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट देन आर members of other classes, but are already well along in specialization as compared with the unknown earliest vertebrates, of which we have as yet no fossil remains. इनको ancestral vertebrates के अधिक समीप माना जाता है। ये अननोन अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स के साथ इनमें कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं, लेकिन उन अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स क्योंकि वो अननोन हैं और हमें अभी तक उनके फॉसिल्स नहीं मिले हैं, इसलिए इनको एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स के अधिक समीप माना गया है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एगनेथा और jawless vertebrates. The earliest vertebrates to appear in the
paleontological record are the ostracoderms, primitive and mostly armored bottom living fishes. पैलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स या फॉसिल्स से ये पता चलता है कि सबसे अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं, जो कि प्रिमिटिव हैं और इनमें से अधिकतर आर्मर्ड होते हैं और बॉटम लिविंग होते हैं. They were a dominant group in their habitat and are of particular interest to us as the first non-vertebrate group to attain dominance. ये अपने हैबिटेट में एक डोमिनेंट ग्रुप था क्यों, और इसीलिए ये हमारे लिए हम इसकी तरफ अधिक रुचि रखते हैं, हमारे लिए इंटरेस्ट के हैं ये, क्योंकि ये सबसे पहले के नॉन वर्टिब्रेट हैं, सबसे पहले के ज्ञात वर्टिब्रेट हैं जिन्होंने डोमिनेंस को अटेंड किया था. दे आर आल्सो ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन शोइंग us the earliest way of life that adult vertebrates, as distinct from pre-vertebrates and larvae, are known to have lived in the course of their evolution. Ostracoderms first appear in the Middle Ordovician. They were widespread and successful during the Silurian, but decreased in numbers in the Devonian. ऑस्ट्रेकोडर्म सबसे पहले मिडिल ऑर्डोविशियन में एपियर हुए थे और सिलूरियन में वो सब जगह फैले और उन्होंने अपना सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत किया, लेकिन डिवोनियन के दौरान उनकी संख्या में कमी आई. नन सर्वाइव्ड इनटू दी कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस समय में उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहा. दस दे फ्लरिश्ड बिटवीन 350 एंड 275 मिलियन ईयर्स एगो. इस प्रकार 350 तथा 275 मिलियन ईयर्स पहले इस समय के बीच में ये फ्लरिश्ड हुए थे, यानी कि अच्छी तरह से फले फूले थे. उन्होंने अपना जीवन सफलतापूर्वक 350 और 275 मिलियन ईयर्स के बीच में जीवन व्यतीत किया था. इट इज़ प्रोबेबल दैट the only invertebrates able to compete with them in their habitat were the Eurypterids, predaceous arachnids, some of them 5 or 6 feet long and much larger than the ostracoderms, which were from a few inches to about 2 feet long. संभवतः यूरिप्टेरिड्स जो कि प्रीडेशियस एरेक्निड्स थे, यही केवल ऐसे इनवर्टिब्रेट्स थे जो कि हैबिटेट या अपने वास स्थान के अनुरूप ऑस्ट्रेकोडर्म से प्रतिस्पर्धा रखते थे, कंपटीशन था उनका उनके साथ. इनमें से कुछ 5 से 6 फीट लंबे और ऑस्ट्रेकोडर्म से कुछ अधिक बड़े थे, विच वर फ्रॉम ए फ्यू इंचेस टू अबाउट 2 फीट लॉन्ग, जो कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स कुछ इंचेस से 2 फीट लंबे होते थे. दी यूरिप्टेरिड्स वर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स फ्रॉम दी कैम्ब्रियन टू दी पर्मियन and often occur with the ostracoderms in the same strata. यूरिप्टेरिड्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में प्रेजेंट थे
कैम्ब्रियन से पर्मियन के बीच में, और इसी समय ऑस्ट्रेकोडर्म के साथ वो पाए जाते थे। It is believed that it was for defense against them that the ostracoderms needed the protection of their armor. इसलिए ये विश्वास किया जाता है कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स ने के में आर्मर या आर्म्ड बॉडी पाई जाती थी, क्योंकि उनको यूरिप्टिरिड के साथ अपना बचाव करना था, अपनी रक्षा करनी थी। The ostracoderms were already clearly vertebrate in structure, but they differ from later vertebrates except the cyclostomes, which are descended from them in having no movable jaws. Their mouth was round and suctorial. Ostracoderms की वर्टिब्रेट्स के समान संरचना थी, लेकिन बाद के जो वर्टिब्रेट्स थे वो उनसे काफ़ी डिफ़र थे। केवल साइक्लोस्टोम से ये माना जाता है कि साइक्लोस्टोम की संरचना इनके जैसी थी, जिनसे ये डिसेंडेंट हुए। इनमें भी कोई किसी तरह के मूवेबल जॉज नहीं थे। देयर माउथ वाज राउंड एंड सक्टोरियल, उनके मुख गोलाकार और चूषकीय थे। ऑन दिस एंड अदर करेक्टर्स दे एंड द साइक्लोस्टोम्स आर सेपरेटेड एज द फर्स्ट प्राइमरी सब डिवीज़न ऑफ द वर्टिब्रेट्स द ग्रेड एग्नेथा। इन माउथ के करेक्टर तथा दूसरे करेक्टर्स के कारण साइक्लोस्टोम्स और ऑस्ट्रेकोडर्म्स वर्टिब्रेट्स के फर्स्ट प्राइमरी सब डिवीज़न के रूप में या एग्नेथा के रूप में उनसे अलग हुए। Besides being specialized to their habit, the ostracoderms were already diversified. Most of them are shown by their flattened ventral surfaces to be adapted to a sluggish bottom living habit, but some were free swimming, though probably still living and feeding near the bottom. It is clear that in them we are by no means at the beginning of vertebrate evolution, but we have only very slight evidence of any earlier vertebrates. From rocks of Ordovician date, but earlier than those in which the first fossils of complete ostracoderms occur, we have fragmentary remains of early vertebrates, scales but not much more. These indicate the presence of vertebrates, but tell us no more about them that they already had hard skeletal elements in their skin. Besides these fragments, we have one poorly preserved fossil form, Phaemoetus curvudi, upper or middle Silurian, which is no earlier in time than the ostracoderms, but has been believed to be a persistent member of a more primitive group antecedent to them. जैसा कि हम जानते हैं कि फॉसिल्स उन्हीं एनिमल्स के हमें मिले हैं जिन के बॉडी पार्ट्स हार्ड होते थे। सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स होने पर हमें कोई फॉसिल्स नहीं मिलते। तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स
के फॉसिल्स हमें बहुत कम मिले हैं, और क्योंकि उनमें बाहर बाहर की तरफ हार्ड स्केलेटन पाया जाता था, इस कारण से हमें उनके फॉसिल्स मिले तो हैं, लेकिन क्योंकि बहुत पुराने समय के हैं वो, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते, या हमें उसके बारे मतलब हमें वो बहुत ज़्यादा नहीं मिले, और ना हम उसको बहुत ज़्यादा समझ पाए। केवल एक फॉसिल जो कि अपर और मिडिल सिल्यूरियन पीरियड में हमें मिला, जो कि फेम्यूटियस करवुडी का था। इससे पहले के ऑस्ट्रेकोडर्म्स नहीं मिले। It has however been shown by later work to be an anapsid ostracoderm or closely related to that group. It is therefore not of any value as evidence of earlier group of vertebrates. तो उससे पहले के या वर्टिब्रेट्स के अर्लियर ग्रुप के कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। एज ए एविडेंस प्रूफ के रूप में कोई इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। Alive today we have the cyclostomes, the lampreys and the hagfishes. वर्तमान में हमें जीवित साइक्लोस्टोम्स जो मिलते हैं वो पेट्रोमाइजन और दूसरे जेनरा के हैं, जो कि लैम्प्रेज और हैगफिशेस हैं। लैम्प्रेज यानी कि पेट्रोमाइजन जिसमें आते हैं, और हैगफिशेस यानी कि माइग्जीन और डेलोस्टोमा। These are Agnatha, undoubtedly descended from the ostracoderms, but greatly modified in adaptation to their habit of feeding on living fish. इसमें अनडाउटली यह क्लियर है कि ये साइक्लोस्टोम्स ऑस्ट्रेकोडर्म से बने, लेकिन अडेप्टेशंस उनमें काफ़ी हो गया, जिसके कारण से वो काफ़ी मॉडिफाइड हुए। उनकी हैबिट्स में उनकी चेंज आए, परिवर्तन हुए। इनकी बायोलॉजी से हमें ऑस्ट्रेकोडर्म्स के को समझने में मदद मिलती है। ऑस्ट्रेकोडर्म्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप्स, द Heterostraci, Osteostraci and Anaspida. The Anaspida are clearly more closely related to the Osteostraci than to the Heterostraci. In Anaspida and Osteostraci, nasohypopharyngeal opening was dorsal in position, but in Heterostraci it was ventral. But since the ventral position and the Heterostraci is now denied, this evidence is no longer valid. ऑस्ट्रेकोडर्म्स के 3 ग्रुप्स हैं, Heterostraci, Osteostraci and Anaspida. Anaspida और ऑस्टियोस्ट्रेसी एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, जबकि हेटेरोस्ट्रेसी इनसे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एनास्पीडा और ऑस्टियोस्ट्रेसी में नेज़ोफेरिंजियल ओपनिंग डॉर्सल पोजीशन में है, या उसकी जो स्थिति है वो डॉर्सल है, जबकि हेटेरोस्ट्रेसी में
वो वेंट्रल होती है या उसकी पोजीशन वेंट्रल है। बट हिट्रोस अब ये पोजीशन वेंट्रल पोजीशन और हिट्रोस्टेसिस जो है वो आज की तारीख में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इस एविडेंस को आज प्राथमिकता नहीं दी जाती। बट देयर इज़ सच other evidence such as the large size and dorsal position of the eyes in Anaspida and osteostracy and the possible presence of a rasping tongue in the Anaspida and perhaps some of the osteostracy। लेकिन दूसरे एविडेंस जैसे कि एनेस्पीडा और ऑस्टियोस्ट्रेसी के बड़ा साइज़ और उनकी आइज़ की डोर्सल पोजीशन तथा एनेस्पीडा और कुछ ऑस्टियोस्ट्रेसी में रेस्पिंग टंग की उपस्थिति, ये ऐसे एविडेंस हैं जो कि एनेस्पीडा और ऑस्टियोस्ट्रेसी को एक दूसरे के समीप रखते हैं। The Anaspida have some primitive features such as the well-developed longitudinal fin fold in some of them, the sharp dorsal flexure of the segmental muscles resembling the condition in Amphioxus, and the presence of a large number of gill clefts behind the head, also resembling the condition in Amphioxus. On these characters, Stancio concludes that they are the most primitive of the ostracoderms। स्टेंसियो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि एनेस्पीडा तथा ऑस्टियोस्ट्रेसी अधिक प्रिमिटिव ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं। On the other hand, they are specialized in the free swimming adaptations of their body form, for the early vertebrates seems to have been bottom living and in the loss of the anterior gill clefts। We must think of Anaspida and osteostracy are relatively closely related, but each specialized along its own line। एनेस्पीडा और ऑस्टियोस्ट्रेसी रिलेटिवली क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अपने करेक्टर्स में अधिक स्पेशलाइज्ड हैं। द हिट्रोस्ट्रेसी आर लेस क्लोजली रिलेटेड टू बोथ these groups then these are to each other is shown among other characters by the single branchial opening on each side। हिट्रोस्ट्रेसी में सिंगल ब्रैंकियल प्रत्येक साइड में सिंगल ब्रैंकियल ओपनिंग पाई जाती है। दे फॉर्म ए ब्रांच ऑफ द ऑस्ट्रेकोडर्म स्टॉक सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ विच द ऑस्टियोस्ट्रेसी एंड एनेस्पीडा बिलोंग। तो हिट्रोस्ट्रेसी ऑस्ट्रेकोडर्म से एक सेपरेट ब्रांच के रूप में, एक डिफरेंट ब्रांच के रूप में अलग हो गए, जबकि ऑस्टियोस्ट्रेसी और एनेस्पीडा जो है वो एक साथ एक ब्रांच में हैं। सम बायोलॉजिस्ट एग्जाम्पल स्टेंसियो hold that the two groups of the cyclostomes are most closely related to different stocks of the ostracoderms, the lampreys being evolved from the ostracocin anaspid stock and the hagfishes from the heterostracon stock। कुछ बायोलॉजिस्ट जैसे कि स्टेंसियो ये बताते हैं कि साइक्लोस्टोम्स ऑस्ट्रेकोडर्म्स और एनेस्पीडा वाले
स्टॉक से या उसके वंश से रिलेटेड हैं, जबकि हैग फिशेस हिट्रोस्ट्रैकन स्टॉक से रिलेटेड हैं. The characters on which this view was founded was the position of the nasopharyngeal opening, dorsal in the lampreys and in the osteostracan anaspedian stalk, and ventral in the hagfishes, and so it was believed in the heterostraci. ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा नेजोफेरिंजियल ओपनिंग की पोजीशन के आधार पर माना जाता है, क्योंकि लैम्प्रेज में नेजोफेरिंजियल ओपनिंग डॉर्सल होती है, जिस प्रकार ऑस्टियोस्ट्रेकन और एनेस्पीडियन या एनेस्पीडी में पाई जाती है. उनमें भी नेजोफेरिंजियल ओपनिंग डॉर्सल है. इसी तरह से लैम्प्रेज में भी ये डॉर्सल है. इसलिए ये माना जाता है कि ऑस्टियोस्ट्रेकन एनेस्पीडियन स्टॉक से लैम्प्रेज बने हैं, यानी कि पेट्रोमाइजोन बनी है. लेकिन हैग फिशेस, क्योंकि वहाँ उनकी जो नेजोफेरिंजियल ओपनिंग है वो वेंट्रल है, जैसा कि हिट्रोस्ट्रेसाई में है, तो ये माना जाता है कि हैग फिशेस हिट्रोस्ट्रेसाई से इवॉल्व हुई हैं. It does not seem impossible that the overgrowth of the ventral region in front of the mouth, which leads to the dorsal position of the opening, may have been originally present in the hagfishes but lost in their later evolution. यह भी माना जाता है कि वेंट्रल रीजन की माउथ के आगे वेंट्रल रीजन की आउटग्रोथ के कारण हैग फिशेस में नेजोफेरिंजियल ओपनिंग की पोजीशन लेटर इवोल्यूशन के दौरान चेंज हो गई हो. स्टेंसियो हैज़ प्रोड्यूस्ड over evidence from the detailed structure of the heterostraci to show that they and not the ostracotribe are most closely related to the hagfishes. Nevertheless, it was not agreed by all that the lampreys and hagfishes are independently evolved. Several authors think that the similarities of their structure are too great to make separate origins probable. In the ostracoderms, we see the first adaptive radiation in the known history of the vertebrates. Their variety shows them to have been a successful group that radiated into many branches adapted to special modes of life within the general habit of the group, which was that of feeding on the bottom on material present there, debris and perhaps also living organisms. Even the Anaspida seem to have retained this habit, although they were free swimming. If, as will be suggested, a still earlier way to life in the vertebrates was the semi-sessile filter feeding of Amphioxus and the Ammocyte larva, the bottom feeding habit of the ostracoderms was to the first step towards the emancipation of the vertebrates from that sluggish habit. It may be said at once that it is hardly possible that the gnathostomes could have been evolved from any ostracoderms. The ostracoderms are so elaborately specialized in their various ways, and their specialization are so unlike anything that we find in the early gnathostomes that such no origin is impossible. It is much more probable that both the ostracoderms and the early gnathostomes were evolved from a still earlier group of vertebrates unknown as fossils, which may be called Eocraniata.
ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स स्पेशलाइज कई तरीकों में या अपने कई गुणों में स्पेशलाइज्ड हैं और अर्ली ग्नैथोस्टोम्स से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो हो सकता है कि और ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स और अर्ली ग्नैथोस्टोम्स एक ऐसे वर्टिब्रेट्स के एक ऐसे अर्लियर ग्रुप से इवॉल्व हुए हों जो कि अननोन हैं, जिनके फॉसिल्स भी अननोन हैं। तो ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके फॉसिल्स अभी तक हमें नहीं मिले, उनको इयोक्रेनिएटा कहा गया है। मतलब ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके फॉसिल्स नहीं मिले या वो अननोन हैं, लेकिन ये माना जाता है कि वो प्रेजेंट थे, जिनसे आगे ऑस्ट्रेकोडर्म्स बने या अर्ली ग्नैथोस्टोम्स बने। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है? इयोक्रेनिएटा, यानी कि ऐसे क्रेनिएट एनिमल्स जो कि फॉसिल्स के रूप में हों। This group would have possessed the general vertebrate characters in a simple form without the specializations of either the ostracoderms or the gnathostomes। तो ये जो ग्रुप है इयोक्रेनिएटा, इस ग्रुप में जनरल वर्टिब्रेट करेक्टर्स पाए जाते होंगे, सिंपल फॉर्म में होंगे वो, उनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ होगा, ना तो उनमें ऑस्ट्रेकोडर्म्स के कोई स्पेशलाइज्ड करेक्टर्स आए होंगे, ना ग्नैथोस्टोम्स के कोई स्पेशलाइज्ड करेक्टर्स आए होंगे। If so, the ostracoderms and their descendants of the cyclostomes are a side branch of the main line of vertebrate evolution, but they are of great interest as showing us a very early example of vertebrate radiation and an early habit of vertebrate life, though probably not the earliest। अगर ऐसा है तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स और उनके और साइक्लोस्टोम्स के पूर्वज वर्टिब्रेट इवोल्यूशन की मेन लाइन से एक साइड ब्रांच के रूप में सेपरेट हुए और उन्होंने वो वर्टिब्रेट रेडिएशंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं और वो वर्टिब्रेट लाइफ अर्ली वर्टिब्रेट लाइफ को बताते हैं, लेकिन एकदम पहले के अर्लीस्ट को नहीं। If these conclusions are accepted, we may picture the relationships of the early vertebrates as those shown diagrammatically। अगर ये कंक्लूज़न, ये ऊपर जो हमने कंक्लूज़न निकाले हैं, अगर उनको एक्सेप्टेड किया जाता है तो अर्ली वर्टिब्रेट्स की रिलेशनशिप को इस डायग्राम में हम शो कर सकते हैं। तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ द लोअर वर्टिब्रेट्स इसमें दिख रहे हैं। एक क्रेनिया से इयोक्रेनिएटा यानी कि क्रेनिएटा बने, लेकिन वो अभी तक हमारे लिए वो अभी तक अननोन है। इयोक्रेनिएटा से इयोग्नैथोस्टोमेटा बने, यानी कि ऐसे ग्नैथोस्टोमेटा जो कि हमारे लिए अननोन है। तो इयोक्रेनिएटा से ही एक अलग ब्रांच निकली जिन्होंने क्या बनाया? ऑस्ट्रेकोडर्माई, जहाँ से क्या इवॉल्व हुए? ऑस्ट्रेकोडर्माई। ऑस्ट्रेकोडर्माई से साइक्लोस्टोमाई या साइक्लोस्टोम्स। तो साइक्लोस्टोम्स और ऑस्ट्रेकोडर्म्स क्या हैं? एक ने था।
ईओग्नेथोस्टोमेटा से अलग अलग ब्रांचेस निकली, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रेक्टाइथिस, टेट्रापोडा, ये ऑस्ट्रेक्थिस, उससे टेट्रापोडा और एकैंथोडाई। तो इस तरह से ईओग्नेथोस्टोमेटा से आगे ग्नेथोस्टोमेटा और ईओक्रेनिएटा से एक सेपरेट ब्रांच एग्नेथा। तो इस तरह से एग्नेथा का ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ। तो आज हमने एग्नेथा के जनरल कैरेक्टर्स तथा उनके ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।